क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे संविधान का सबसे अहम पन्ना, एक ऐसा पन्ना जिसे हम सब ने अपनी स्कूल की किताबों के पहले पेज पर देखा है, उसे एक समय पर देश की सर्वोच्च अदालत ने संविधान का हिस्सा मानने से ही इनकार कर दिया था। हाँ, सुनने में सच में हैरान करने वाली बात लगती है ये। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन कुछ ऐसा ही है। हम भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ देशभक्ति के असली मायने और एक अच्छे नागरिक के कर्तव्यों को भी डिकोड करेंगे, है ना? सही कहा। और इस डीप डाइव के लिए हमने कई बेहतरीन एकेडमिक आर्टिकल्स और यूपीएससी की गहराई वाली स्टडी मटेरियल को खंगाला है, जैसे स्लीपी क्लासेस, दृष्टि आईएएस और बायजूस के नोट्स। और इतने भारी सोर्सेस का नाम सुनकर कोई घबराए नहीं, क्योंकि हाँ, सुनने वालों को बता दूं कि ये कोई उबाऊ नागरिक शास्त्र की क्लास नहीं होने वाली है। वही तो। हम बस उन भारी भरकम शब्दों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जो रोज टीवी डिबेट्स में उछाले जाते हैं। एकदम सही। हम देखेंगे कि ये शब्द कागज पर कैसे आए और उनका हमारी असल जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मेरे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ, जो इन जटिल कानूनी और सामाजिक पहेलियों को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। ये विषय असल में बहुत रोमांचक है। देखिए, अक्सर जब हम नागरिक होने की बात करते हैं ना, तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि हमें क्या मिल रहा है। मतलब हमारे अधिकार क्या हैं, राइट्स क्या हैं। बिल्कुल। लेकिन एक राष्ट्र कोई निर्जीव चीज तो है नहीं। ये कैसे बनता है, इसमें नागरिकों की क्या भूमिका होती है, इन सब को समझने के लिए हमें इतिहास, कानून और समाजशास्त्र को एक साथ देखना होगा। और आज जिन सोर्सेज पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो हमें बिल्कुल यही नजरिया देते हैं। जाहिर है, किसी भी देश में एक नागरिक के कर्तव्यों को समझने से पहले उस देश की नींव को समझना जरूरी है। हाँ, वो नींव जिस पर पूरा ढांचा खड़ा है। इसीलिए हम शुरुआत कर रहे हैं प्रस्तावना से। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। संविधान सभा ने इस पूरे डॉक्यूमेंट को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में संविधान के हर एक शब्द पर लंबी बहसें हुई थीं। और ये जो प्रस्तावना है, ये इस विशाल डॉक्यूमेंट का प्रीफेस या परिचय है। सही कहा। और इसकी जड़ें मिलती हैं 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। आहा, तो इसका मतलब ये बस एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं था। बिल्कुल नहीं। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि प्रस्तावना को लेकर हमारे संविधान निर्माताओं का नजरिया कितना काव्यात्मक और गहरा था। काव्यात्मक कैसे? देखिए, वो सिर्फ वकीलों की तरह एक रूखा कानूनी ढांचा नहीं बना रहे थे। वो सदियों की गुलामी के बाद एक नए राष्ट्र का सपना कागज पर उतार रहे थे। अगर हम सोर्सेज में दिए गए कोट्स को देखें। हाँ, मैंने पढ़ा था कि सर औलादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कुछ बहुत अच्छा कहा था इसके बारे में। हाँ, उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, मतलब हमारे लॉन्ग टर्म ड्रीम्स का रिफ्लेक्शन। वाह। और केएम मुंशी जी ने भी कुछ कहा था ना। संविधान सभा के एक और प्रमुख सदस्य थे वो। उन्होंने इसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल यानी हॉरोस्कोप कहा। हॉरोस्कोप, ये तो बहुत ही यूनिक तरीका है इसे देखने का, है ना? और पंडित ठाकुरदास भार्गवा ने तो इसे सीधे संविधान की आत्मा ही कह दिया था। संविधान की आत्मा, ये वाकई बहुत ही सुंदर विचार है। लेकिन क्या? लेकिन अगर ये आत्मा है, तो कानूनी नजरिए से इसने अदालतों में इतनी रसकशी क्यों करवाई? जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, सोर्सेस से पता चलता है कि इसकी कानूनी हैसियत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई बार बड़े बदलाव आए। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक लीगल हिस्ट्री है। 1907 के प्रसिद्ध बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है। अच्छा, सीधे तौर पर इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि ये आम कानून का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर अचानक 1973 के ऐतिहासिक केशवानंदा भारती केस में। ओ, ये तो बहुत फेमस केस है। बिल्कुल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया। उन्होंने माना कि प्रस्तावना संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। और उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस में भी कुछ हुआ था ना, 1995 में। हाँ, उसमें भी कोर्ट ने इसे एक अभिन्न अंग के रूप में फिर से पुष्ट किया। देखिए, हालांकि इसका अपना कोई स्वतंत्र कानूनी प्रभाव नहीं है, मतलब आप सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर कोर्ट में केस नहीं जीत सकते। अच्छा। लेकिन अदालतों के लिए ये एक गाइडिंग स्टार या मार्गदर्शक तारा जरूर है जब भी कानून की व्याख्या करनी होती है। मुझे यहाँ एक एनालॉजी समझ आ रही है।
क्या हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना किसी नए सॉफ्टवेयर के उन टर्म्स एंड कंडीशंस की तरह है जिसे हम बिना पढ़े बस एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? ये एक बहुत ही आम धारणा है। लोग अक्सर इसे ऐसे ही देखते हैं। लेकिन अगर हम इसे व्यवस्था के नजरिए से देखें तो इसका उत्तर नहीं है। नहीं है? जी, तो फिर क्या है ये? प्रस्तावना उन टर्म्स एंड कंडीशंस की तरह बिल्कुल नहीं है जिन्हें आप नजरअंदाज कर सकें, बल्कि ये उस सॉफ्टवेयर का कोर सोर्स कोड है। ओह वाओ, सोर्स कोड। हाँ, ये वो बुनियादी प्रोग्रामिंग है जिस पर पूरा सिस्टम टिका हुआ है। अब सोचिए, कोई भी नया कानून अगर इस सोर्स कोड के दर्शन से मेल नहीं खाता। मतलब मान लीजिए सरकार कोई ऐसा कानून लाती है जो समानता या स्वतंत्रता के खिलाफ है। एग्जैक्टली, तो न्यायपालिका उस कानून को ही खारिज कर सकती है क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो जाएगा। 1973 के केशवानंदा भारती केस में अदालत ने यही तो तय किया था कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है लेकिन इस सोर्स कोड को नष्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब भी संविधान के किसी भारी भरकम अनुच्छेद का मतलब निकालने में कोई उलझन होती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज इसी सोर्स कोड की तरफ लौटते हैं, ये समझने के लिए कि संविधान निर्माता असल में चाहते क्या थे। सोर्स कोड, ये इसे समझने का एक बेहतरीन और सटीक तरीका है। अब जब हम जान गए हैं कि प्रस्तावना हमारा सोर्स कोड है, तो चलिए इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले शब्द हैं, उन्हें डिकोड करते हैं। हाँ, वो हेवी वर्ड्स। बिल्कुल। सोर्सेस में सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों पर काफी जोर दिया गया है। शुरुआत करते हैं सॉवरेन से, यानी संप्रभु। जिसका सीधा सा मतलब है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों में निहित है ना? जैसे प्रस्तावना की शुरुआती होती है, हम भारत के लोग। सही। इसका साफ संदेश है कि ये संविधान किसी बाहरी शक्ति, किसी राजा या ब्रिटिश संसद का दिया हुआ तोहफा नहीं है। ये खुद लोगों ने खुद को सौंपा है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात थोड़ी खटक रही है। क्या हुआ? अगर हम पूरी तरह से संप्रभु हैं, तो सोर्सेज में ही ये भी बताया गया है कि भारत आज भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का सदस्य है। हाँ, राष्ट्रमंडल। जिसका एक ऐतिहासिक जुड़ाव ब्रिटिश साम्राज्य से है। वही तो क्या ये हमारी संप्रभुता से समझौता नहीं है? क्या हम आज भी प्रतीकात्मक रूप से किसी बाहरी सत्ता से जुड़े हुए नहीं है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और आपको पता है, संविधान सभा में भी इस पर खूब बहस हुई थी। लेकिन इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। अच्छा, क्यों नहीं? क्योंकि कॉमनवेल्थ या यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता हमारी संप्रभुता को रत्ती भर भी कम नहीं करती। वो कैसे? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सदस्यता भारत की अपनी स्वतंत्र इच्छा से लिया गया फैसला है। ये कोई थोपी गई संधि नहीं है। मतलब हम जब चाहें इससे बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल, भारत जब चाहे अपनी मर्जी से इस समझौते को तोड़ सकता है। ये सदस्यता हमारी किसी भी आंतरिक नीति या विदेशी मामलों पर कोई दबाव नहीं डाल सकती। असल में एक स्वतंत्र देश के रूप में दुनिया के दूसरे देशों के साथ बराबरी से बैठना हमारी आजादी का प्रतीक है, किसी गुलामी का नहीं। आहा, ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है। चलिए अब उन दो शब्दों की तरफ बढ़ते हैं जो राजनीति में सबसे ज्यादा उछाले जाते हैं। सोशलिस्ट और सेक्युलर। हाँ, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। सोर्सेज से एक बहुत ही रोचक फैक्ट सामने आता है कि ये दोनों शब्द और साथ में अखंडता शब्द भी मूल संविधान की प्रस्तावना में थे ही नहीं। सही कहा, इन्हें बाद में जोड़ा गया था। हाँ, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए इन्हें जोड़ा गया। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। बताइए, क्या कंफ्यूजन है? अगर हम सोशलिस्ट यानी समाजवादी हैं, तो हमारे देश में इतने बड़े बड़े प्राइवेट कॉरपोरेशंस और अरबपति कैसे हैं? मतलब समाजवाद का मतलब तो अक्सर यही माना जाता है ना कि सब कुछ सरकार के कंट्रोल में हो, जैसे सोवियत रशिया में था। देखिए, हमारा समाजवाद कुछ अलग है। वही मैं पूछने वाली थी, क्या हमारा समाजवाद अलग है? बिल्कुल अलग है। और यहीं पर शब्दों की गहराई को समझना जरूरी हो जाता है। 1976 में इन शब्दों को प्रस्तावना में भले ही जोड़ा गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उससे पहले भारत समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष नहीं था। अच्छा, मतलब ये वैल्यूज पहले से थीं। हाँ, ये मूल्य संविधान के अंदरूनी अनुच्छेदों में पहले से रचे बसे थे। और जहां तक आपके सवाल की बात है, भारत का समाजवाद मार्क्सिस्ट या सोवियत रशिया वाला समाजवाद नहीं है, जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई अधिकार नहीं होता और सब कुछ सरकार चलाती है, वैसा नहीं। बिल्कुल नहीं। और ना ही ये पूरी तरह से वो गांधीवादी समाजवाद है जो बड़ी मशीनों या इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ था। भारत ने एक बहुत ही व्यवहारिक रास्ता चुना, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कल्याणकारी समाजवाद यानी वेलफेयर सोशलिज्म कहा जाता है। इसका आधार है मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं। सही पकड़ा।
हमारे यहाँ सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। सरकार का लक्ष्य है गरीबी, अज्ञानता और असमानता को खत्म करना, इसलिए वो गरीबों के लिए पॉलिसीज बनाती है, लेकिन साथ ही वो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए प्राइवेट एंटरप्राइजेज को भी फलने फूलने को मौका देती है। तो ये एक तरह का बैलेंस है। और क्या यही बैलेंस हमें हमारे सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष होने के तरीके में भी देखने को मिलता है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। क्योंकि देखिए, पश्चिमी देशों में सेक्युलर होने का मतलब तो बिल्कुल अलग होता है ना। 100% सही कहा आपने। भारत का सेक्युलरिज्म का मॉडल वेस्टर्न मॉडल से पूरी तरह अलग है। वेस्ट में, खासतौर पर यूरोप में, सेक्युलरिज्म का विचार तब पैदा हुआ जब वहां चर्च और स्टेट यानी राजा के बीच सत्ता को लेकर खूनी टकराव हुए थे। हाँ, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है ये। तो वहां सेक्युलर होने का मतलब है धर्म को राज्य से पूरी तरह अलग कर देना, यानी एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन। राज्य धर्म के मामले में नहीं पड़ेगा और धर्म राज्य के मामले में नहीं। लेकिन भारत की सच्चाई तो इससे काफी अलग है। बिल्कुल। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का विचार सर्वधर्म समभाव की हमारी प्राचीन परंपरा से आता है। भारत के मॉडल में राज्य का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, लेकिन राज्य धर्म से पूरी तरह कटा हुआ भी नहीं है। मतलब वो सभी धर्मों का आदर करता है। हाँ, भारत का राज्य सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है, सभी को अपनी आस्था का पालन करने की आजादी देता है और जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए हस्तक्षेप भी कर सकता है। ये एक बहुत ही अनूठा और समावेशी मॉडल है। इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि प्रस्तावना का हर शब्द लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। वो बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी और देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने की बात करती है। और इसी बंधुत्व से क्या निकलता है? वही मैं कहने वाली थी। इसी बंधुत्व से एक ऐसी भावना का जन्म होता है जिसे हम सब गहराई से महसूस करते हैं, अपने देश के प्रति प्यार, जिसे हम देशभक्ति या पेट्रियोटिज्म कहते हैं। बिल्कुल। सोर्सेस के अनुसार ये जो शब्द है ना, पेट्रियट, ये ग्रीक भाषा के पाटेर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है पिता, यानी अपनी पितृभूमि या पूर्वजों की धरती के प्रति वफादारी। हाँ, ये एटिमोलॉजी काफी दिलचस्प है। लेकिन अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो कुछ लोगों का तर्क होता है कि भारत तो कभी एक देश था ही नहीं। वो कहते हैं कि ये तो ब्रिटिश शासन था जिसने हमें एक किया और देशभक्ति सिखाई। हालांकि हमारे स्टडी सोर्सेज इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। और उनका खारिज करना बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर आधारित है। देखिए, भारत में देशभक्ति या अपनी जमीन से जुड़ाव की भावना ब्रिटिश राज की देन बिल्कुल नहीं है। इसकी जड़ें बहुत ही प्राचीन हैं। जैसे कि हमारे पुराने ग्रंथों में। हाँ, हमारे सबसे पुराने ग्रंथों जैसे वेदों में इस विशाल भूभाग को जम्बू द्वीप कहा गया है। महाभारत और रामायण में भी इसके भूगोल का उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक एक डिटेल्ड और कल्चरल यूनिट के रूप में वर्णन मिलता है। अच्छा, एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक भी तो है इस बारे में। वही ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियासी। हाँ, बिल्कुल यही श्लोक जो सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रहा है। इसका अर्थ है कि जन्म देने वाली माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो ये जो इमोशनल जुड़ाव है, ये इस जमीन के लोगों में हजारों सालों से है। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन आज के दौर में देशभक्ति के कई रूप देखने को मिलते हैं। सोर्सेज ने दो बहुत ही खास शब्दों का इस्तेमाल किया है। एक है अंध देशभक्ति यानी ब्लाइंड पेट्रियोटिज्म, और दूसरा है रचनात्मक देशभक्ति या कंस्ट्रक्टिव पेट्रियोटिज्म। क्या आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? मैं बिल्कुल समझाता हूँ। देखिए, अंध देशभक्ति वो स्थिति है जहाँ एक नागरिक ये मान लेता है कि उसका देश या उसकी सरकार जो भी कर रही है वो हमेशा सही है। मतलब इसमें क्रिटिसिज्म के लिए कोई जगह नहीं होती। कोई जगह नहीं, सवाल पूछने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर कोई सिस्टम की कमी निकालता है तो उसे तुरंत देशद्रोही मान लिया जाता है। हमारे सोर्सेज ने हाल ही के रशिया का उदाहरण दिया है। अच्छा, वहां क्या हुआ था? वहां एक स्टेट डायरेक्टेड नेशनलिज्म यानी राज्य द्वारा निर्देशित राष्ट्रवाद देखा गया, जिसने विरोध के हर स्वर को दबा दिया। अंध देशभक्ति ऐसी ही होती है। और दूसरी तरफ जो रचनात्मक देशभक्ति है, वो काफी लचीली और मैच्योर होती है। एक रचनात्मक देशभक्त अपने देश से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन वो उस प्यार में अंधा नहीं होता। अगर उसे लगता है कि देश में कुछ गलत हो रहा है, पॉलिसी सही नहीं है, तो देश की भलाई के लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने से भी पीछे नहीं हटता। क्योंकि उसका मकसद देश को नीचा दिखाना नहीं होता,
बल्कि उसे बेहतर बनाना होता है। एकदम सही। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अक्सर हम देशभक्ति यानी पेट्रियोटिज्म और राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म को एक ही सिक्के के दो पहलू मान लेते हैं। हाँ, लोग इन्हें इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। लेकिन सोर्सेज ने इनके बीच एक बहुत ही बारीक लाइन खींची है। देशभक्ति अपने देश और उसके आदर्शों जैसे स्वतंत्रता और समानता के प्रति प्यार है और जरूरत पड़ने पर बलिदान देने की भावना है। और राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद के साथ एक अलग तरह का साइकोलॉजी काम करता है। इसमें अक्सर ये धारणा छिप जाती है कि हमारा देश, हमारी संस्कृति बाकी सभी देशों से श्रेष्ठ है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, और जब ये श्रेष्ठता की भावना हद से गुजर जाती है तो ये कंपटीशन और दूसरों के प्रति नफरत पैदा कर सकती है। इतिहास में हमने नाजी जर्मनी में हिटलर के राष्ट्रवाद के दौरान इसके विनाशकारी परिणाम देखे हैं। सही याद दिलाया आपने। अगर मैं इसे एक रोजमर्रा की एनालॉजी से समझाऊं तो देशभक्ति अपनी क्रिकेट टीम का हौसला बढ़ाना, उनके लिए चीयर करना और उनसे बेहतर खेलने की उम्मीद करने जैसी है। आप अपनी टीम से प्यार करते हैं। और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद, ये उस विरोधी टीम की बस के टायर पंक्चर करने जैसा है या उन्हें मैदान में ही ना उतरने देने की जिद करने जैसा है, क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ आपकी टीम ही खेलने के लायक है। ये बहुत ही शानदार और सटीक उदाहरण दिया आपने, और इसीलिए भारतीय संदर्भ में हमारे सोर्सेज एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिसे संवैधानिक देशभक्ति या कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म कहते हैं। संवैधानिक देशभक्ति, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक नागरिक का प्यार सिर्फ एक ज्योग्राफिकल जमीन के टुकड़े, पहाड़ों या नदियों तक सीमित नहीं है। उसका प्यार और उसकी वफादारी उन मूल्यों के प्रति हैं जो संविधान में लिखे हैं, जो हमें एक साथ बांधते हैं। जैसे कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। बिल्कुल। संविधान के अनुच्छेद 51A में हमारे मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है। स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना, साइंटिफिक टेम्पर विकसित करना, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। ये सब बस हवाई बातें नहीं हैं। हाँ, ये सब असल जिंदगी में अप्लाई करने वाली चीजें हैं। वही तो। ये रचनात्मक और संवैधानिक देशभक्ति का रोजमर्रा का स्वरूप है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि रचनात्मक देशभक्ति केवल दिल में महसूस करने वाली कोई छुपी हुई भावना नहीं है, ये एक एक्शन है। सही कहा, एक एक्शन है। और अगर ये एक एक्शन है तो ये समाज में दिखाई कैसे देता है? सोर्सेज के मुताबिक ये एक्शन समाज में स्वयं सेवा या वॉलंटियरिज्म के रूप में दिखाई देता है, जब एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझकर खुद आगे आता है। बिल्कुल। स्वयं सेवा को हम नागरिक कर्तव्यों का सबसे चरम और सबसे सुंदर रूप मान सकते हैं। ये बिना किसी आर्थिक लालच, बिना किसी स्वार्थ या दबाव के दूसरों की भलाई के लिए किया गया काम है। इसका इतिहास भी तो काफी लंबा रहा है ना? हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि आधुनिक स्वयं सेवा की शुरुआत 1755 के आसपास मिलिट्री सर्विस से मानी जा सकती है। फिर 12वीं सदी में यूरोप के अस्पतालों से होते हुए आज मदर टेरेसा और उनके मिशनरीज ऑफ चैरिटी जैसे महान निस्वार्थ उदाहरणों तक पहुंचती है। लेकिन सोर्सेज ने एक बात बहुत क्लियर की है कि स्वयं सेवा का मतलब ये नहीं है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ ले, है ना? ये नियमित वेतन भोगी कर्मचारियों यानी सैलरीड एम्प्लॉइज का ऑप्शन नहीं बन सकती। स्वयं सेवा असल में समाज की उन दरानों को भरती है जहां सिस्टम नहीं पहुंच पाता। और भारत में ऐसे कई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज हैं जो इन दरानों को बहुत खूबी से भर रहे हैं। हमारे सोर्सेज में कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे CLAP, विनिमय ट्रस्ट, IEC और चेतना। हाँ, इन सभी का काम ग्राउंड लेवल पर बहुत इम्पैक्ट डालता है। जागता सबूत है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इन बड़े संगठनों से परे एक ऐसा काम भी है जो शायद एक आम इंसान अकेले कर सकता है, और जिसे हमारी स्टडी मटेरियल में एक अच्छे नागरिक का सबसे बड़ा उदाहरण माना गया है। आप रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इसके आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। सच में। मैं पढ़ रही थी कि भारत में हर साल लगभग 13.5 मिलियन ब्लड यूनिट्स की जरूरत होती है, लेकिन हम सिर्फ 11 मिलियन के आसपास ही कलेक्ट कर पाते हैं। यानी हर साल लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख ब्लड यूनिट्स की कमी रह जाती है। ये कमी सिर्फ एक आंकड़ा थोड़ी है, ये तो उन लाखों जिंदगियों का नुकसान है जिन्हें आसानी से बचाया जा सकता था। और यहीं पर एक आम नागरिक की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। बिल्कुल।
इस संदर्भ ने ना सोर्सेज में एक बेहद प्रेरणादायी कहानी मिली मुझे, जिसने मुझे बहुत टच किया। श्रीनगर के खान्यार इलाके के रहने वाले श्री शब्बीर हुसैन खान की कहानी। हाँ, उनका एग्जाम्पल सच में कमाल का है। उन्होंने 4 जुलाई 1980 को पहली बार अपने एक घायल दोस्त की जान बचाने के लिए रक्तदान किया था और उसके बाद वो रुके ही नहीं। उन्होंने लगातार डोनेट किया ना? हाँ, पिछले 41 वर्षों में उन्होंने 174 यूनिट रक्तदान किया है। जरा सोचिए, एक इंसान ने निस्वार्थ भाव से इतने दशकों तक अपना खून दिया है बिना ये जाने कि वो खून किसकी नसों में दौड़ेगा। ये वाकई सच्ची स्वयं सेवा है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि देश के लिए कुछ करना या राष्ट्र निर्माण का काम, जिसे हम नेशन बिल्डिंग कहते हैं, वो तो सिर्फ सेना का काम है जो सीमा पर खड़ी है, या फिर उन साइंटिस्ट का काम है जो रॉकेट्स बना रहे हैं। क्या खून देने जैसा व्यक्तिगत और छोटा सा कदम सच में राष्ट्र निर्माण के दायरे में आता है? ये बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब हमें वापस इस पूरी चर्चा की शुरुआत में यानी प्रस्तावना की तरफ ले जाता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, राष्ट्र निर्माण का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें, हाईवेज बनाना या सिर्फ मिलिट्री ताकत बढ़ाना नहीं होता। राष्ट्र निर्माण का सबसे गहरा अर्थ है समाज के भीतर एक हम की भावना यानी वीनेस विकसित करना। वीनेस मतलब एकजुट होने की भावना। हाँ, जब शब्बीर हुसैन खान जैसे लोग रक्तदान करते हैं तो वो ये नहीं पूछते कि ये खून किस धर्म, किस जाति या किस आर्थिक वर्ग के व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा। वो बस एक इंसान की जान बचा रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हर वो नागरिक जो अपने साथी नागरिकों की भलाई के लिए इस तरह निस्वार्थ काम कर रहा है, वो असल में प्रस्तावना में लिखे बंधुत्व और व्यक्ति की गरिमा के दर्शन को जमीन पर उतार रहा है। बिना इस भाईचारे के कोई भी राष्ट्र एक राष्ट्र नहीं होता। वो सिर्फ लोगों की एक भीड़ और जमीन का एक टुकड़ा बनकर रह जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो हमने शुरुआत की थी इस बात से कि किसी भी देश की नींव उसका संविधान है। हमारी प्रस्तावना वो सोर्स कोड है जिसे 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद लिखा गया ताकि आने वाले हर कानून को दिशा मिल सके। बिल्कुल। फिर हमने समझा कि संप्रभु होने का मतलब दुनिया से अकेले रहना नहीं है और समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष होने का हमारा मॉडल दुनिया से कितना अलग और समावेशी है। सही कहा। हमने ये भी देखा कि अपनी टीम के लिए चीयर करना देशभक्ति है, लेकिन दूसरों की बस के टायर पंक्चर करना राष्ट्रवाद है। और सबसे अहम बात, हमने जाना कि एक सच्चा नागरिक सिर्फ अपने अधिकारों की लिस्ट लेकर नहीं घूमता। वो शब्बीर हुसैन खान की तरह स्वयं सेवा के जरिए उस सोर्स कोड को असल जिंदगी में रोज रन करता है। ये बिल्कुल परफेक्ट समरी है। और जाते जाते ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाले पॉइंट पर ले आती है। वो क्या है? देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने 75 साल पहले ये डॉक्यूमेंट लिखा था। के मुंशी ने इसे हमारे गणराज्य का हॉरोस्कोप कहा था, जिसमें हमारे सुनहरे भविष्य की उम्मीदें थीं। लेकिन आज के इस दौर में जहां इंफॉर्मेशन का फ्लड है, समाज में पोलराइजेशन तेजी से बढ़ रहा है और सोशल मीडिया पर किसी को भी देशद्रोही साबित करने की जैसे होड़ मची हुई है। हाँ, ये तो रोज का ही नजारा है। वही तो क्या हम सच में उस रचनात्मक देशभक्ति को जी रहे हैं जिसकी उम्मीद हमारे पूर्वजों ने की थी, या हम सिर्फ अपने फोन की स्क्रीन्स पर अंध देशभक्ति का शोर मचाकर प्रस्तावना के असली मूल्यों और उस हम की भावना को कहीं बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं? क्या हम बिना सवाल पूछे बस एक भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं? उफ, ये वाकई एक ऐसा तीखा सवाल है जो आज हर नागरिक के सामने खड़ा है। क्या लोग सिर्फ कीबोर्ड पर अपनी देशभक्ति साबित करने में लगे हैं, या असल जिंदगी में अपने आसपास के लोगों के साथ उस बंधुत्व और भाईचारे को निभा रहे हैं जो हमारे संविधान का मूल है? ये सच में विचार करने लायक बात है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने और इस सोर्स कोड को समझने के सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और सवाल पूछते रहिए।